नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 6 और 7 मई 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के द्वारा पर्वत धारा योजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी। किसने प्रारंभ किए? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वत धारा योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो भूमिगत जल की परत पाई जाती है उसका पुनर्भरण करना, जल संरक्षण करना और भूमिगत जल का जो स्तर है उसमें वृद्धि करना। ओके, याद रखिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश, ये आप मैप में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? शिमला है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल आपको याद रखनी है। दूसरी कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। क्या है दूसरी कैपिटल? धर्मशाला। ओके, और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के? तो ये हैं आपके लिंगप्पा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2022 तक हर घर नल वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का पहला हर घर नल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गोवा है। कौन सा है? गोवा है। संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। देश का पहला स्की पार्क का निर्माण हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया जा रहा है। देश में पहली बार हींग की खेती, यहाँ पर क्या है? हींग है। हींग एक इंपॉर्टेंट मसाला है भारतीय पकवानों में। इसकी खेती पहली बार देश में कहाँ की जा रही है? लाहौल घाटी में की जा रही है। और हमारे जो देश में हींग का जो उपयोग होता है उसका 80% क्या है? आयात किया जाता है। किस देश से? अफगानिस्तान से। ओके, याद रखना। देश में पहली बार हींग की खेती कहाँ हो रही है? लाहौल घाटी में हो रही है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश बना है। लौसार त्योहार और फागली त्योहार ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग टनल जिसे अटल बिहारी वाजपेयी टनल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 5 मई। राइट आंसर इज ए। कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया। तो यहाँ हम देख लेते हैं अब तक हमने कौन कौन से दिवस मनाए हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। 2 मई को विश्व ट्यूना मछली दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया, जो मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। 4 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। और 4 मई को ही कोयला खान दिवस मनाया गया। 4 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ओके, 5 मई को हमने विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया। इसकी थीम याद रखिएगा, सेकंड सेव लिव्स क्लीन योर हैंड। ओके, और 5 मई को ही क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे मनाया गया। क्या? जो मिडवाइफ्स किसे बोलते हैं? जो दाई माँ होती हैं उन्हें बोला जाता है। इसकी थीम क्या रही? तो फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ओके, और 6 मई को क्या मनाया गया? 6 मई को याद रखिएगा इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। मतलब खाने पीने में जो आपका फास्ट फूड है इसको क्या करना है? कम करना है। ओके, नो डाइट डे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? यूनेस्को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है। यहाँ से आपका राइट आंसर होगा मारिया रेसा को। किसको? मारिया रेसा। अब ये मारिया रेसा कौन है? तो ये मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस के क्या है? एक पत्रकार है और इन्हें इनकी पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जो यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है इसे गुले मार्कोनो पुरस्कार भी कहा जाता है। गुले मार्केनो कौन थे? तो गुले मार्केनो कोलंबिया के पत्रकार थे जिनकी याद में ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा ये पुरस्कार किसको मिला है? मारिया रेसा को। कहाँ के पत्रकार हैं? फिलीपींस के पत्रकार हैं। ओके, अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर कृति करंत को कौन सा अवार्ड मिला है? ये पहली भारतीय है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे? कृति करंत को दिया गया है। रोमाना सिन्हा सहगल को इन्हें विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? रोमाना सिन्हा सहगल को मिला है। और रंजीत सिंह डिसाली ये पहले भारतीय हैं जिन्हें इंटरनेशनल ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। कहाँ से हैं ये? महाराष्ट्र से हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा यूनेस्को का? तो ये मिलेगा आपको पेरिस में। और वर्तमान में इसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अजेलो। कौन है? आंद्रे अजेलो। तो ये इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निम्न में से किस देश में लगभग 240 मिलियन पाउंड्स के प्रोजेक्ट में निवेश करेगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी। ओके, तो ये देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अभी हाल ही में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसके जो सीईओ हैं आदर पूनावाला, उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ चले गए भाई? ये भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। और ये निवेश भी कहाँ कर रहे हैं? ब्रिटेन में कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ पॉइंट इनसे रिलेटेड। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 240 मिलियन पाउंड्स के प्रोजेक्ट में निवेश की घोषणा की गई है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिटेन से अपना व्यापार को विस्तार देने में लगे हुए हैं। और ये जो निवेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है ब्रिटेन में इन्हें पनाह मिली है इसलिए ये निवेश कर रहा है। ये जो निवेश है भारत और यूके, ये यूपी हो गया, यूके के मध्य 1 बिलियन पाउंड्स के एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। क्लियर है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सशस्त्र बलों ने निम्न में से कोविड-19 रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोजीत ऑपरेशन। कौन सा है? कोजीत ऑपरेशन लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? जो कोविड-19 की वजह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, जो रोगी हैं, मतलब वो बीमार नहीं है लेकिन कोविड-19 के डर से, कोविड-19 की जो परिस्थितियां वो देख रहे हैं, उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है? एक बुरा असर पड़ रहा है। ओके, लोगों को लगता है वो नहीं बच पाएंगे, तो उनके इस मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करने के लिए मेडिकल सिस्टम में जो खराबियां हैं, उससे लोगों के मानसिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या करना है? उन्हें निकालना है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौन सा? सशस्त्र बलों के द्वारा कोजीत ऑपरेशन। ओके, याद रखिए कौन सा है? कोजीत ऑपरेशन। अदर जो पॉइंट, जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। जैसे नौसेना ने अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? याद रखिएगा, नौसेना के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप डेली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा। ऑक्सीजन के लिए कौन सा था? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया था नौसेना के द्वारा। और एयरफोर्स ने कौन सा किया था? तो एयरफोर्स ने किया था ऑपरेशन ऑक्सीजन। कौन सा किया था एयरफोर्स ने? ऑपरेशन ऑक्सीजन। ओके, तो ये तीनों ही ऑपरेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 की परिस्थितियों में भारत में निम्न में से किसने ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल को लॉन्च किया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ए। ओके, राइट आंसर इज क्या है? ए है। तो किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। फेसबुक ने भारत में अपने ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल को लॉन्च किया है। लोग फेसबुक पर जाकर इस वैक्सीन के फाइंडर टूल के माध्यम से अपने नज़दीकी जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ से क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं और यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं? ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर फेसबुक यह काम कर रहा है। फेसबुक की तरफ से कोविड-19 की परिस्थितियों में भारत सरकार जो अनुदान दिया गया वो कितना दिया गया? $10 मिलियन का अनुदान दिया गया है। कौन है फेसबुक के सीईओ? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ब्रिटेन। किस देश के द्वारा की जाएगी? ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी G7 के मंत्रियों की बैठक। ओके, देखिए ब्रिटेन में जो विदेश मंत्रियों की बैठक होगी तो भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? भारत के विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर। कौन होंगे? एस जयशंकर। कहाँ होगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होगा लंदन में। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन है, क्या भारत G7 जो समूह है, जो ग्रुप है, ग्रुप 7, क्या इसका मेंबर है? तो हमेशा याद रखिएगा नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो मेंबर कौन कौन है? तो मेंबर है यहाँ पर आपका फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, USA और कनाडा।
ओके, तो ये सातों कंट्रीज क्या हैं, इसकी मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, G7 का जो पहला सम्मेलन था, ये याद रखिएगा, G7 का जो पहला सम्मेलन था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन? फ्रांस में हुआ था। ओके, और जो अभी आयोजित होने वाला है 2021 में, ये G7 का कौन सा सम्मेलन होगा, तो 2021 में ये G7 का होगा 47वां सम्मेलन। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में। तो 46 भी हमें पता होना चाहिए, 46 सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए 2020 में 46 जो G7 सम्मेलन है 2020 में, ये आयोजित किया जाना था कहाँ पर? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अब कहाँ होगी ये 2021 में 47वां G7 सम्मेलन, तो ये होगा आपके ब्रिटेन में। क्लियर है? सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की बात आ रही है, बार बार हम पढ़ चुके हैं, तो ब्रिटेन को देख लेते हैं। ये रहा मैप में ब्रिटेन। कैपिटल क्या है? लंदन है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है, जो 2021 में क्या थे? हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, लेकिन कोविड-19 के इंडियन स्ट्रेन के कारण ये नहीं आ पाए थे। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। दिसंबर 2020 में, ये ब्रिटेन से रिलेटेड ही कुछ फैक्ट है, दिसंबर 2020 में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लगातार 9 वर्षों तक दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा बना रहा? लंदन है। सेल्फ ड्राइविंग, ठीक है, जो रोबोट कारें हैं उन्हें चलाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन बना है। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु जो सम्मेलन है 2026वां, जो कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इसके अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया? इसके अध्यक्ष हैं आलोक शर्मा। ओके, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? गायत्री कुमार है। कौन है? गायत्री कुमार। तो आप बताएंगे कि ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा आयुष 64 क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मलेरिया की आयुर्वेदिक दवाई है आयुष 64। तो ये चर्चा में क्यों है? तो देखते हैं। आयुष 64 यह 1980 में विकसित मलेरिया का उपचार की एक आयुर्वेदिक दवा है। इसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा विकसित किया गया है। इस दवा को हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोगी माना गया है। इससे वायरस से लड़ने, बुखार को खत्म करने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाने के गुण पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। आयुष 64 क्या है? मलेरिया की एक आयुर्वेदिक दवाई है जो कोविड-19 के इलाज में भी उपयोगी है। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? विप्रो बन गई है। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो बेंगलुरु में मिलेगा। और विप्रो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? ऋषभ प्रेम जी हैं। देखिए, विप्रो तो बनी है आईटी कंपनी तीसरी विश्व की बड़ी, ठीक है। बाजार पूंजीकरण का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटल जो है इसकी क्या है? सबसे ज्यादा है। कितने, कौन से स्थान पर? देश में तीसरे। तो पहला और दूसरे स्थान पर कौन सी आईटी कंपनियां? तो पहले स्थान पर है TCS और दूसरे स्थान पर है इन्फोसिस। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में आईसीसी ने नोवान जोयस पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भाई ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित वैज्ञानिक मानस बिहारी का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन थे? मानस बिहारी, ठीक है। तेजस लड़ाकू विमान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में सरकार के द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसको घटाकर 28% के स्थान पर कितना कर दिया? 22%। देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जो आयात हो रहा था, इस पे जो सर्विस टैक्स घटाया गया, वो क्यों घटा दिया गया? क्योंकि आपको पता है देश में ऑक्सीजन की कमी बहुत ही खतरनाक स्तर पर बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार ने इसके आयात पर जो 28% टैक्स लगता था उसे घटाकर 12% कर दिया है। क्लियर है?
जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी। और ये जो इन्होंने आईजीएसटी लगाया है जो 28 से घटाकर 12%, तो ये 12% कब तक रहेगा? तो इसकी भी डेट फिक्स कर दी गई है, 31 जुलाई 2021 तक ये 12% रहेगा और इस डेट के बाद वापस से ये कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। तो जीएसटी की बात आई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो पहले आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहली बार जीएसटी विश्व में कहां लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, पहली बार विश्व में जीएसटी आया था फ्रांस में। कहां आया था? फ्रांस में। कब आया था फ्रांस में जीएसटी? 1954 में आया था। विश्व में पहली बार जीएसटी की व्यवस्था फ्रांस में 1954 में। भारत में जो जीएसटी है ये कब से लागू हुआ? तो ये हुआ है 1 जुलाई 2017 से। कब से? 1 जुलाई 2017 से। इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है। और देश में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य असम था। सबसे लास्ट में कहाँ लागू हुआ था जीएसटी? तो सबसे लास्ट में J&K, जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था। ओके, और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये हमें पता होना चाहिए। तो ये है कनाडा के मॉडल पर। किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था? विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। और ये भी पॉइंट याद रखिए कि विश्व में जीएसटी समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा जिसने अपने देश से जीएसटी टैक्स को समाप्त कर दिया? तो ये है मलेशिया। कौन है? मलेशिया। ओके, और जीएसटी काउंसलिंग जो हमारी नेशनल जीएसटी काउंसलिंग है उसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है। आई होप आपको जीएसटी से जुड़े हुए सभी फैक्ट पता चल गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी ने शपथ ली है। 292 विधानसभा सीटों में से टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस, इसने कितनी सीटें जीती हैं? 213 सीटें जीती हैं। याद रखिएगा। असम में देखिए, हमें मालूम होना चाहिए किन किन राज्यों में हुए चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में हुए। तो तमिलनाडु, असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के जो पहले से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभी ये काबिज हैं। अभी यहाँ पर किसी नए मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की गई है। पांडिचेरी में बीजेपी बहुमत में, यहाँ भी अभी नए मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। केरल में जो पिनरई विजयन अभी वहाँ के मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी जीती है, यहाँ पर अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। तमिलनाडु डीएमके पार्टी के स्टालिन है, इन्होंने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करके जीता था चुनाव, अभी यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के शपथ की कोई घोषणा नहीं हुई है। तो इन चारों राज्यों में जो भी कोई नए मुख्यमंत्री बनते जाते हैं उन्हें भी हम डेली देख लेंगे। अभी आप याद रखिएगा कि कोलकाता जो है मुख्यमंत्री हैं, कौन बनी है? पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी। क्लियर है। गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? 11.1% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक RM सुंदरम को नियुक्त किया गया है। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा भाई, ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। ओके, देखिए ये हैदराबाद में है। और इसको कब हुआ था इसका गठन? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कहाँ है? हैदराबाद में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया। कौन बने हैं अध्यक्ष? इन्होंने लिया है HL दत्तू का स्थान। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। महेश बाला सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। TV रवि हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए, चौथे। ठीक है, बाकी 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाल ही में दीप हल्दर ने बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। झुम्पा लाहिड़ी के उपन्यास वेयर अबाउट से, झुम्पा लाहिड़ी के उपन्यास का नाम क्या है? वेयर अबाउट से आकाश रानीसन के द्वारा क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा, सभी करंट के पॉइंट है। अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली देखेंगे। याद रखिएगा, लिविंग माउंटेन किसकी बुक है? अमिताभ घोष की है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना प्रारंभ
प्रारंभ की गई। जिन अस्पतालों में कोविड-19 से ग्रसित जो मरीज हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश कर लिया है। किसने? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनियों में शामिल है, जो देश में 10 महारत्न कंपनियां उसमें। तो याद रखना, अमेरिकन सिंगर पिंक को 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, म्यूजिक के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। हाल ही में जंगल क्राई फिल्म को 11वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल जूरी 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। जूरी के द्वारा इसे चुना गया है। और इस जो फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है जिन्होंने इसे निर्देशित किया है? तो सागर बल्लारी हैं, याद रखिएगा। हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गए। ये कौन थे? ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे? 1943 से 1948 तक रहे थे। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किए? 9.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर था डी। किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इन ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की गई थी। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नेहरू जूलॉजिकल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आप लोगों के बीच में और हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।